बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इतवार 26 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आगाज़ मगरबी किनारे से करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया, बल्कि लास्ट डे तफसील के साथ हमारी बात हुई कि वेस्ट बैंक के अंदर, मगरबी किनारे के अंदर किस तरह के हालात हैं, किस तरह की सूरत हाल है। लास्ट वीडियो के अंदर तो मैंने आपको यूक्रेन के, ईरान के जहाज़ों के ऊपर हमलों की तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की हैं। खैर, ये दोनों वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगी। अगर आपने दोनों वीडियोस नहीं देखी तो एंड स्क्रीन से जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको इस वीडियो की समझ आए। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको रद्द अमल भी बताऊंगा कि यूक्रेन के हमलों पर ईरान का क्या रद्द अमल है और रशिया का क्या रद्द अमल है, तो उनकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रख दूंगा। खैर, मगरबी किनारे की सूरत हाल मैं आपको बता दूंगी। आज की तारीख में ये जो इसराइली सेटलर्स हैं या फिर जो इसराइली काबिज फौजें हैं, इनकी जानिब से दो मसाजिद को आग लगाई गई है। वेस्ट बैंक के अंदर, मगरबी किनारे के अंदर दो मसाजिद को आग लगाई गई है। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, जो कि टाइम्स ऑफ इजराइल और यरूशलेम पोस्ट जैसे जो इसराइली जरीदे हैं, उनकी जानिब से तस्वीर जो है वो इनकी सुर्खियों में आपको नजर आएगी। दो मसाजिद को आग लगाई गई है, 4 फलस्तीनियों को शहीद किया गया है और 400 को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी तक 400 को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन ये गिरफ्तारियां और ये शहादतें बहुत ज़्यादा बढ़ने का खदशा और ख़तरा इसलिए है क्योंकि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक मीटिंग के दौरान ये जो ऑपरेशन है वेस्ट बैंक के अंदर, मगरबी किनारे के अंदर, ये जो ऑपरेशन है ये स्टार्ट क्यों हुआ, इसकी वजह मैं आपको उस वीडियो के अंदर बता चुका हूं। मैं लंबी चौड़ी तफसील में नहीं जाऊंगा। खैर, नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन का दायरा बढ़ाने के अहकामात जारी किए हैं। ना सिर्फ ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया जाएगा, बल्कि जो इलीगल सेटलमेंट्स हैं उनको भी बढ़ाने के जो ऑर्डर्स हैं वो इसराइल की अथॉरिटीज़ की जानिब से जारी किए गए हैं। आगे से मैं आपको बता दूं कि फ़लस्तीनियों की जानिब से रद्द अमल भी सामने आ रहा है। जो वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनी हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ये पत्थर मार रहे हैं, ये फौजियों को भी पत्थर मार रहे हैं। जो इसराइली काबिज फौजी हैं उनके ऊपर भी पथराव किया जा रहा है, फिर जो इसराइली सेटलर्स हैं उनके ऊपर भी पथराव किया जा रहा है। कितने अफसोस की बात है कि ये सरजमीन फ़लस्तीन, सरजमीन बैतुल मक़दस, जो कि मुसलमान ममालिक से घिरी हुई है और ऐसे ऐसे पावरफुल कंट्रीज से घिरी हुई है, जैसे तुर्किया है जो कि नेटो का दूसरा पावरफुल कंट्री है। अमेरिका के बाद मिलिटरीली तुर्किया इतना ज़्यादा ताकतवर है। फिर तुर्किया से भी ज़्यादा ताकतवर मुसलमान ममालिक के अंदर हैं। आपको मालूम है कि मुसलमान ममालिक के पास तो एटमी मिसाइल भी हैं, जोहरी हथियार भी हैं, और यहाँ पर मगरबी किनारे के फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं वो पत्थरों से लड़ रहे हैं। जो इसराइली फौजी हैं और जो इसराइली सेटलर्स हैं उनसे पत्थरों से लड़ा जा रहा है। और कोई भी मदद के लिए ये जो पड़ोसी मुसलमान ममालिक हैं, जो सारे के सारे OIC के कंट्रीज हैं, ये तो डील करके चले गए, गजा में अमन करवा कर, फ़लस्तीन में अमन करवा कर चले गए, और कोई भी इन फ़लस्तीनियों की मदद के लिए नहीं आ रहा। मदद तो छोड़ दें, मैंने आपको बताया था कि इनकी जानिब से तो अब मजम्मतें करना भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये तो अपने तय अमन करवा कर वापस आ गए। और आजकल मैंने आपको बताया था कि ये आपस में लड़ने में मसरूफ़ हैं। अच्छा, शाम के सरबराह अहमद अल-शर्रा का बयान मैं आपको बता दूं। इन्होंने अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया। शाम के सरबराह अहमद अल-शर्रा, मुझे याद है कि जब इन्होंने बशार अल असद को हटाया था, हय्यत तहरीरुल शाम जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ दमिश्क की तरफ आगे की जानिब बढ़ी थी। तो आप में से बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो ये कह रहे थे कि असल मुजाहिद आ गए मैदान में। फैज़ान साहब, आप पता नहीं हिजबुल्लाह को, हमास को और हौसी को क्यों मुजाहिदीन कहते हैं, असल मुजाहिदीन तो अब आए हैं। तो जो असल मुजाहिद है ना, इसकी जानिब से अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया गया और असल मुजाहिद ने कहा कि इसराइल से तसादुम में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी कि मस्जिदुल अक्सा और जो सरजमीन फ़लस्तीन है, या जो सरजमीन फ़लस्तीन के ऊपर जो कब्ज़ा है इसराइलियों का, या जो बैतुल मक़दस की बेहुरमती की जा रही है, जो गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 4-5 हज़ार जो इसराइली हैं वो बैतुल मक़दस के अंदर दाखिल हो गए और वहाँ पर बेहुरमती की, अपनी रसूमात अदा की। लेकिन यहाँ पर शाम के सरबराह अहमद अल-शर्रा, जो असल मुजाहिद हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब, इसराइल के साथ तसादुम में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि इसराइल के साथ एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर बड़ी तेज़ी के साथ गुफ्तगू चल रही है। और बहुत जल्द इन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि बहुत जल्द इसराइल के साथ एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट तय पा जाएगा
اور اسرائیل کا وزیر اعظم نیتنیاہو جو ہے وہ اس کو گلے لگا لے گا. اس کو یہ امید ہے. جو احمد الشرع ہے جو حیت تحریر الشام کا سربراہ ہے, اس کی جانب سے ایک سیکیورٹی ایگریمنٹ پر چوری چوری چپکے اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں تاکہ اسرائیل ان کی حفاظت کرے اور گولان ہائٹس کو بھی چھوڑ دے. یہ احمد الشرع کی جانب سے کہا گیا کہ اس سیکیورٹی ایگریمنٹ کے اندر یہ بھی کنڈیشن ہے کہ اسرائیل گولان ہائٹس کے اوپر سے جو قبضہ ہے وہ چھوڑے گا. وہ تو بہت اچھی طرح سے چھوڑے گا. یہی غلط فہمی جو لبنان کی گورنمنٹ ہے اس کو بھی یہ غلط فہمی تھی, اور ان کی جانب سے تو آپ کو معلوم ہے کہ ایگریمنٹ سائن ہو چکا. لبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکہ ایگریمنٹ سائن کروا چکا, اور اس ایگریمنٹ کے اندر بھی یہی کنڈیشن ہے کہ جناب اسرائیل جو صدرن لبنان ہے, جو جنوبی لبنان ہے, اس کے اوپر سے قبضہ چھوڑے گا. اب حالت یہ ہے, یہ ایگریمنٹ سائن ہو چکا. آپ کو معلوم ہے کہ لبنان کی جو فوجیں ہیں وہ تعینات ہو چکی ہیں, جو صدرن لبنان کے علاقے ہیں وہاں پر تعینات ہو چکے ہیں, اور ان علاقوں کو کنڈیشنز کے مطابق, ایگریمنٹ کے مطابق اور وہ جو شرائط ہیں ان کے مطابق اسرائیل نے چھوڑنا ہے, کیونکہ لبنان کی آرمی آ چکی ہے. تو یہاں پر لبنان کی آرمی کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس جاری کی جا رہی ہیں تو یقین کریں کہ ترس آتا ہے ان کے لیڈرز پر اور ان کی حالت پر ترس آتا ہے کہ ان کی جانب سے کس طرح کے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں. کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اسرائیل's attacks on southern Lebanon continue says Lebanese army. لبنانی آرمی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جناب اسرائیل کے جو حملے ہیں وہ صدرن لبنان کے اوپر جاری ہیں. نہ صرف یہ بلکہ لبنان کی آرمی کی جانب سے ایک اور بیان کی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ لبنان کی آرمی کی جانب سے کہا گیا کہ آئی ڈی ایف جو ہے وہ کیپنگ اس فرام کیرنگ آؤٹ مشن ان ساؤتھ. آئی ڈی ایف جو ہے اسرائیلی ڈیفنس فورس, وہ ہمیں ساؤتھ کے اندر اپنا جو آپریشن ہے وہ جاری نہیں رکھنے دے رہی. اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا, یہ میں آپ کو تیسری خبر دکھا رہا ہوں کہ آئی ڈی ایف ڈسٹرائنگ انفراسٹرکچر فائرنگ آن دیئر پوزیشنز ان صدرن لبنان. یعنی کہ لبنانی آرمی کی پوزیشن پر یہ جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ فائرنگ کر رہے ہیں, حملے کر رہے ہیں, انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو یہ تو ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے. جو ایگریمنٹ لبنان تو اسرائیل کے ساتھ سائن کر چکا ہے, اور شام اسرائیل کے ساتھ اسی طرح کا ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ پر تول رہا ہے. اور اس کو بھی یہ غلط فہمی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ گولان ہائٹس کا قبضہ چھوڑ دے گا. جس طرح سے لبنان کی آرمی کو غلط فہمی ہے کہ اسرائیل صدرن لبنان کا قبضہ چھوڑ دے گا, اسی طرح سے شام کو بھی یہ غلط فہمی ہے. اور یہ اسرائیل نہ غزہ کا قبضہ چھوڑے گا, نہ گولان ہائٹس کا قبضہ چھوڑے گا, نہ یہ صدرن لبنان کا قبضہ چھوڑے گا. لاتوں کا بھوت ہے, یہ باتوں سے یا ایگریمنٹ سے یہ قبضے نہیں چھوڑے گا. اس کا علاج مزاحمت ہے, اور وہ اس کا علاج بہت اچھی طریقے سے کر رہی ہے. اس کا بھی اور اس کے ڈیڈی کا بھی بہت اچھی طریقے سے علاج کیا جا رہا ہے مزاحمت کی جانب سے, اور ان کو سوٹ کرتا ہے. یہ جو مجاہدین کا لفظ ہے نا جو کہ میں استعمال کرتا ہوں, یہ حوثی مجاہدین کو سوٹ کرتا ہے. یہ حماس کے مجاہدین کہا جائے, یہ حزب اللہ کے مجاہدین کہا جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حزب اللہ اہل تشیع ہیں, حماس جو ہے وہ اہل سنت ہے, اور جو حوثی ہیں وہ زیدیہ ہیں. یعنی کہ نہ یہ سنی ہے نہ یہ شیعہ ہیں. حوثی مجاہدین یہ زیدیہ ہیں. تو اس کا تعلق کسی فرقے یا کسی خاص گروہ سے نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق باطل کے خلاف تلوار اٹھانے سے ہے. یہ ہوتے ہیں مجاہدین جو باطل کے خلاف جہاد کرتے ہیں. تو وہ حماس کے مجاہدین کر رہے ہیں, حزب اللہ کے مجاہدین کر رہے ہیں, حوثی مجاہدین کر رہے ہیں. اور یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ایگریمنٹس کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ. تو ان کو مجاہدین نہیں کہا جاتا بلکہ ان کو کہا جاتا ہے ملازم. اسرائیل کے اور امریکہ کے یہ ملازم ہیں. یہ جو عرب کنٹریز ہیں انکلوڈنگ شام اور لبنان کے لیڈرز کی میں بات کر رہا ہوں کہ ملازم ہیں. اور نیتنیاہو سے بھی جب ایک انٹرویو کے دوران سوال پوچھا گیا تھا کہ جناب آپ کا سب سے بڑا خطرہ آپ کس کو سمجھتے ہیں, 3 کنٹریز بتائیں. اس سے 3 کنٹریز کا پوچھا گیا تھا, اور اس کی جانب سے جواب دیا گیا تھا کہ ایران, ایران اینڈ ایران. تو یہ نیتنیاہو, اور اب بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہی ایجنڈا لے کر جا رہا ہے, ایران, ایران اور ایران. یہ امریکہ پہنچے گا, کل پہنچے گا, اور اس کے ایجنڈے کے اوپر اس نے میٹنگ کے دوران بتایا کہ میرے ایجنڈے کے اوپر ہے ایران, ایران, ایران. ایران سے متعلق جو بھی معاملات ہیں انکلوڈنگ یمن کا جو معاملہ ہے, پھر جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے, اس پر نیتنیاہو کی جانب سے کہا گیا کہ گفتگو کی جائے گی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. اور لنسی گرام کی جو آخری رسومات ہیں اس میں بھی نیتنیاہو نے کنفرم کیا کہ شرکت کرے گا. اور اس دورے کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کی ایران جنگ کو لے کر جو بھی اسٹریٹجی ہے
वो इस दौरे के बाद वाज़े होगी, क्योंकि सारी स्ट्रेटजीज जो है वो इसराइल बनाता है और अमेरिका इन स्ट्रेटजीज के ऊपर अमल करता है। अभी तक तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के हमले भी 2 दिन हो गए कि अमेरिका के हमले भी ईरान के ऊपर रिपोर्ट नहीं हुए, और इसी वजह से ईरान की जानिब से भी कहा गया कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमले नहीं कर रहा तो अब ईरान की जानिब से भी गल्फ कंट्रीज के ऊपर हमले रोक दिए जाएंगे। अभी तक तो ईरान की जानिब से एक आधा हमला रिपोर्ट हो रहा था, लेकिन अब चंद घंटे हो चुके कि ईरान की जानिब से भी गल्फ कंट्रीज के ऊपर तो हमले नहीं किए जा रहे। हाँ, आबनाए हुरमज़ के अंदर और रेड सी के अंदर कुछ जो जहाज हैं उनके ऊपर हमलों की या फिर नेवल माइंस से उनके टकराने से मुतलिक जो रिपोर्ट्स हैं वो तो सामने आ रही हैं। बहरहाल हमले क्यों बंद हैं उसकी वजह बताई गई है तुर्किया की जानिब से, और तुर्किया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अरब मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान और कतर की जानिब से जो नया प्रपोजल है वो अमेरिका और ईरान के साथ डिस्कस किया गया है, और दोनों कंट्रीज ने कतर और पाकिस्तान को अपने जवाबात जो हैं वो जमा करवा दिए हैं। और ख़बरों के मुताबिक ये जो नया प्रपोजल है कतर और पाकिस्तान का, इसमें अमेरिका और ईरान को ये कहा गया है कि दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें, आबनाए हुरमज़ को पूरी दुनिया के लिए खोलें और अमेरिका जो है वो ये नाका ख़त्म करे और ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाए, और वहीं से स्टार्ट करें जहां पर ये गलत फहमियाँ पैदा हुई थी और एक दूसरे के ऊपर ईरान और अमेरिका की जानिब से हमले किए गए थे। लेकिन खबरें कुछ इस तरह की भी हैं कि अमेरिका का जो स्टॉक पाइल है वो ख़त्म हो गया है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल भी रिपोर्ट कर रहा है, ये इंटरनेशनल मीडिया के बड़े बड़े ऑथेंटिक जरीदे ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका का स्टॉक पाइल ख़त्म हो गया है। जेडी वैंस अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से नाराज़ है, और जो जनरल केन है वो भी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को मशवरे दे रहा है कि भाई हम अफोर्ड नहीं करते ईरान के चीप ड्रोन्स के सामने, हम अपने जो महंगे मिसाइल हैं वो डेली फायर नहीं कर सकते, ईरान के स्टॉक पाइल्स ख़त्म नहीं होंगे, हमारे बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए इस जंग को जल्द ख़त्म करने का जो मशवरा है वो जनरल केन की जानिब से भी दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को, फिर जेडी वैंस की जानिब से भी मशवरा दिया गया है, और यही वजह है कि इसने पाकिस्तान और कतर के कंधे के ऊपर रख कर बंदूक चला दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जनाब कतर और पाकिस्तान मीडिएट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और इन कोशिशों की वजह से अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी बहुत जल्द एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि नेतन्याहू का दौरा डिसाइड करेगा कि जंग बंद होगी या ये जंग जो है वो बड़ी होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि नेतन्याहू के पास भी बड़े बड़े हथियार हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल करने के लिए बहुत बड़े हथियार नेतन्याहू के पास हैं। ना सिर्फ एप्स्टीन फाइल्स, बल्कि मैं आपको बता दूं कि जो कतरी तैयारे की सिक्योरिटी का मामला था, आपको याद होगा कि जब ये नेटो के समिट में शिरकत करने के लिए गया था डोनाल्ड ट्रंप अंकारा के अंदर, तो वहां पर आया तो ये कतरी तैयारे में था, लेकिन वापस ये गया जो पुराना एयरफोर्स 1 का तैयारा है उसमें ये वापस गया, और खबर ये सामने आई न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर कि जनाब जो नया कतरी तैयारा है उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी की कमी है और ईरान की जानिब से अमेरिका को टारगेट किया जा सकता है। ये वजह है कि अमेरिका की जानिब से जो नया कतरी तैयारा है वो आजकल अमेरिका के सदर इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि अमेरिका के सदर को असैसिनेशन का बड़ा खौफ है। और ये इंटेलिजेंस किसने शेयर की थी अमेरिका के साथ? ये इंटेलिजेंस शेयर की गई थी इसराइल की जानिब से। तो फिर आप खुद ही समझ जाएं कि इसराइल इस हद तक भी जा सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की बात ना मानी तो डोनाल्ड ट्रंप को भी रास्ते से हटाया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये स्टोरी लगाई थी, ये जो कतरी तैयारे के अंदर सिक्योरिटी की जो कुछ कमी है उससे मुतलिक जो स्टोरी लगाई गई थी, जिस सहाफ़ी की जानिब से स्टोरी लगाई गई थी, तो अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने ना सिर्फ उसको बल्कि उसकी फैमिली को भी इन्होंने बुला लिया और उनके साथ तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी कि तुमने ये जो स्टोरी लगाई है ये तो कौमी सलामती का मामला है, तो तुम्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए और साथ तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को भी सज़ा मिलनी चाहिए और साथ तुम्हारे पूरे के पूरे इदारे को सज़ा मिलनी चाहिए। ये यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट की जानिब से अमेरिका के आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। और सहाफ़ी की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया कि जो कुछ किया जा रहा है जस्टिस डिपार्टमेंट की जानिब से न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ियों के साथ, तो क्या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त इक़दाम है? तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या कहा गया है सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Mr. President, what? The Justice Department last night withdrew those subpoenas to the New York Times journalists who reported on Air Force One. Do you support these type of subpoenas to journalists, or are you going to encourage? Are you going to encourage the administration? We're not after journalists. We're after leakers. We're after people that are cowards, people that are unpatriotic, people that are treasonous in many cases,
And the way you find them is through the journalists, when the journalists probably know they shouldn't write, they shouldn't be giving information out like that particular information or others. We had a lot of, look at the Supreme Court where they leaked the opinion of Roe v. Wade early. That person should be found. And the way you find them is to tell the journalist, if it's something having to do with national security, you tell the journalist, who is it? And we have a long way to go with that case. So you think it's appropriate to subpoena family members of journalists to find out information? What's that again? There were subpoenas to family members of the journalists too. I don't know what's appropriate, what's not. We do it legally. Barack Hussein Obama did it all the time. He went after journalists and nobody said anything about it. He went after journalists. They said, who was the leaker? Who was the leaker? And if you don't give us the leaker, you go into jail. You know that. But when, Obama does it, it's okay. When I do it, it's not. In many cases, that's the only way you're going to find out who a leaker is, and it has to do with national security. It's amazing. He did it many times, and nobody said anything about it. But when a Republican does it, when, in particular, Trump does it, everybody makes a big deal. Now, the way you find out is you say to the journalist, if it's national security, I would say, I really put it down to national security, not in all cases, but when you have somebody doing a national security leak or a leak of great importance, and you have somebody inside the walls of, let's say, the White House leaking, I think that's a national security concern. I think it's absolutely fine. And again, I'm not knocking Obama for doing it. I'm knocking the press for not even wanting to cover it. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था, इसलिए जस्टिस डिपार्टमेंट की जानिब से जो भी किया जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ियों के साथ या फिर सहाफ़ी के फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो बिल्कुल दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक खबरों को छापने से पहले इस तरह से एहतियात करनी चाहिए, वरना फिर मुझे मार दिया जाएगा ईरान की जानिब से या फिर इसराइल की जानिब से। मैंने आपको बताया कि इसको मारे जाने का भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, और यही वजह है, मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे कतर और पाकिस्तान जो है वो कोशिश भी कर रहे हैं, या फिर अमेरिका के जो स्टॉक पाइल्स हैं अब वो ख़त्म भी हो गए हैं। जेडी वैंस और जनरल केन, जेडी वैंस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान तो बहुत शदीद इख्तलाफात से मुतल्लिक मैं आपको बता दूं कि कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं कि जेडी वैंस बिल्कुल नाराज़ है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो ईरान जंग की पॉलिसी है इसको लेकर। बहरहाल बहुत सी वजूहात के बावजूद डिसाइड तो नेतन्याहू करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पिकेक्स माउंटेन को टारगेट करेगा, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस जंग को बंद कर देगा, ये हमले जारी रखेगा, जो भी करेगा वो इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू डिसाइड करेगा। मैं आपको बता दूं कि रेड सी के अंदर भी टेंशन्स जारी हैं, हमले तो बंद हैं, अभी तक बंद हैं। सऊदी अरेबिया की जानब से यमन के ऊपर कोई मजीद हमला रिपोर्ट नहीं हुआ। ज़ाहिर है कि जिस तरह का म्यूज़िक सऊदी अरेबिया ने फेस किया है, तो सऊदी अरेबिया यमन के साथ जंग को अफोर्ड नहीं करता, अकेला अफोर्ड नहीं करता। और अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है तो अमेरिका मदद करने के लिए भी कंडीशंस रख रहा है कि हाँ जी, मैं आपकी मदद इस कंडीशन में करूंगा कि आपने इसराइल को बदले में तस्लीम करना है, या फिर मैं आपके साथ न्यूक्लियर जो सिविल न्यूक्लियर डील है वो भी इस कंडीशन में करूंगा कि आपने बदले में इसराइल को तस्लीम करना है। तो इन अरब कंट्रीज को अब आंखें खोल कर देखना चाहिए। जो अमेरिका और इसराइल की रियलिटी है ये अरब कंट्रीज को नज़र नहीं आ रही। और मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स की जानिब ये जो अरब कंट्रीज हैं वो बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ईरान यूक्रेन के ऊपर हमले की जानिब बढ़ रहा है। ईरान की जानिब से यूरोपियन कंट्रीज को रिपोर्टेडली इन्फॉर्म कर दिया गया है कि यूक्रेन ने छेड़छाड़ की है, यूक्रेन ने बहुत बड़ी गलती की है कैस्पियन सी के अंदर ईरान के जहाज़ों को टारगेट करके, और ईरान यूक्रेन से बदला लेगा, ईरान रिटेलिएट करेगा। और मैं आपको बता दूं कि ईरान कैपेबल है, ईरान के जो मिसाइलों की रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। यूक्रेन तो तकरीबन पूरे का पूरा यूक्रेन जो है वो कवर कर सकता है। ईरान यूक्रेन के दारुल हुकूमत को भी टारगेट कर सकता है, यूक्रेन के ब्लैक सी के अंदर जो यूक्रेन के जहाज़ हैं उनको भी ईरान की जानब से टारगेट किया जा सकता है। तो ईरान की जानब से कहा जा रहा है, ईरान के ऑफिशियल्स की जानब से, ईरान के स्पीकर की जानब से कहा गया कि यूक्रेन का हमला अनआंसर्ड नहीं जाएगा। लेकिन रशिया का अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन अब से कुछ देर कबल गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन इशारों किनारों में भी
रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये जो यूक्रेन का हमला है इससे मुतल्लिक कोई बात नहीं की। हाँ, रशिया के हमले, अलग हमले जारी हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर, यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर रशिया के हमले जारी हैं और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर बिल्कुल काम और कूल अंदाज में अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ और अपने सर्वाइवल का जिक्र किया कि रशिया इज अलाइव एंड किकिंग। रशिया को ना ये आइसोलेट कर सके हैं, ना ये महरूम कर सके हैं और ना ही ये रशिया को शिकस्त दे सकेंगे। इस तरह की बातें पुतिन की जानिब से की गई हैं। बहरहाल ईरान को लेकर या यूक्रेन के ईरान के जहाज़ों के ऊपर हमले को लेकर रशिया का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। जो ही रद्द-ए-अमल सामने आएगा तो वो अगली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो भी रशिया का रद्द-ए-अमल होगा या जो भी ईरान की रिटेलिएशन होगी तो उस पर मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं आपको बता दूं कि आपको कॉमेंट्स बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। सबसे पहले खबरें मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर करता हूं। लिंक के ऊपर क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।